बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे और इस वबा से भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का कि कंप्यूटर पावर को यूज़ करते हुए किस तरह हमने अपनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है, जो फिज़िक्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरह हमने उसके बाद उसकी लैंग्वेज को डील किया कि हमने लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना है और उसको किस तरह यूज़ करना है। कुछ लैंग्वेज हमारे अंडरस्टैंडिंग में है और कुछ कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग में है। हमने उनको किस तरह एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग में बनाना है, ये तमाम चीज़ें हमने इस लेक्चर में रीड आउट करनी है। हमारे पास आउटलाइंस के मुताबिक हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। आज हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसकी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी पढ़ी एंड फिर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी। और आज हम न्यूमेरिकल एरर्स, इंस्टेबिलिटीज समेत हमने तमाम जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको रीड आउट करना है। हमारे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रीड किए बगैर, जिनको समझे बगैर और उन पे अमल किए बगैर हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। लिहाजा हम उसको पढ़ने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने कोड्स पढ़ने हैं कि हमारे पास जो कोड्स हैं कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए वो किसे कहते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमारे पास उन कोड्स को मीन्स के लैंग्वेज को, इंस्ट्रक्शंस को किस तरह हम मशीन लैंग्वेज तक लेके जाते हैं। अगर हाई लेवल में है तो हम किस तरह उसको मशीन लैंग्वेज तक लेके जाएंगे, उसे लैंग्वेज प्रोसेसर बोला जाता है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने C++ प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डील करना है कि हमारे पास बेसिक जो ढांचा है, एक स्केलेटन है, वो क्या है। हम किस स्केलेटन के तहत एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं जो कि हमारा एग्जीक्यूट हो और हमें हमारी प्रॉब्लम का आंसर मुहैया करे। और हमारे पास आइडेंटिफायर्स को क्या होता है और इसकी कितने टाइप्स हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे। ऑपरेटर्स, हमने ऑपरेटर्स जो होता है सिंबल्स को बोला जाता है, मुख्तलिफ सिंबल्स को जो ऑपरेट करें किसी चीज़ को। हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और उनको क्या क्या नाम दिया जाता है। इंस्टेबिलिटी हमने पढ़ना है कि इस्तेहकाम प्रोग्रामिंग के अंदर किसको कहा जाता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। हमने एरर्स के बारे में पढ़ना है कि एरर्स किसको कहा जाता है, गलतियां क्या होती हैं और गलतियों को रिमूव एंड डिबगिंग कैसे करते हैं। बग एंड डिबगिंग हमने रीड आउट करना है। और हमने डाटा टाइप्स पढ़ने कि हमारे पास डाटा किसे कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस किसे कहा जाता है और वो कितनी इकसाम के होते हैं। तो सबसे पहले हम कोड एंड देयर टाइप्स को रीड करेंगे। कोड्स इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। हमने किसी तरह का भी कंप्यूटर से काम लेना है तो हम उसको कोड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं कि इस तरह आपने काम को सरअंजाम देना है। वो इंस्ट्रक्शंस अगर थोड़ी सी भी गलती के तहत चलती हैं तो आपका प्रोग्राम जो है
वो आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। जैसे हम लिख देते हैं कि 2 - 2 इज इक्वल टू की बजाय हम ग्रेटर देन 7 या ग्रेटर देन 0 लिख दें। तो हमें तो चाहिए था कि हमने उसको प्लस करके उसका आंसर निकालना था या माइनस करके उसका आंसर निकालना था, लेकिन हम उसे कोड ही गलत दे रहे हैं, ऐसे ऑपरेटर ही गलत यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस तरह इंस्ट्रक्शंस जो भी दी जाती हैं कंप्यूटर को, वो 2 तरह की होती हैं। जो भी हदायत दी जाती हैं, कोड्स दिए जाते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक सोर्स कोड होता है और दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट कोड होता है। सोर्स कोड हमेशा उस लैंग्वेज में होता है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड जनरेट करते हैं, कोड कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसको क्या करता है, रीड आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेट किए बगैर वो कभी भी हमारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं करेगा। इसलिए कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि काम क्या करना है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद आपका काम सरअंजाम देता है, जो आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। सोर्स कोड क्या होता है? अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा होता है या प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी होती हैं, या प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं, तो उसको सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड जो होता है वो सोर्स प्रोग्राम भी कहलाता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। The source code cannot be executed by computer directly। अब कंप्यूटर को हम जब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट डायरेक्टली नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है कि वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि आपने क्या पूछा है, आपको क्या चाहिए, आपका काम क्या है, क्योंकि आप हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप उसको मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करके देंगे या मशीन लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो फास्टली उसको एग्जीक्यूट करेगा, बल्कि अंडरस्टैंड भी करेगा। इस तरह द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड देन एग्जीक्यूटेड। जब हम उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। मीन्स आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, जिस तरह आपने उसको कमांड्स दी होती हैं। अगर आपने कमांड्स जो हैं, वो कोड्स जो हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर दिए हैं, पहले नंबर पे वो उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद वो आपके कोड्स को कन्वर्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट करेगा तो आपके प्रोग्राम जो है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके मुताबिक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में, ये मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। हम इस ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो सबसे जल्दी और फास्टली जो है अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। जब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है
तो हमें उतनी ही फास्टली वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और हमें हमारी प्रॉब्लम का सलूशन देगा। तो इसी तरह हम ये देखते हैं फ्लो चार्ट में कि हमारे पास एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड पहले नंबर पर कन्वर्ट करता है तमाम कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। जब वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है देन हमें एग्जीक्यूशन होता है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है और हमें हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हमारे कोड्स के मुताबिक आंसर मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर है। हमने ये तो कह दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, मशीन लैंग्वेज के अंदर काम करता है और मशीन लैंग्वेज को समझता है, जबकि इंसान मशीन लैंग्वेज को समझता नहीं है और वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो अब उनको किस तरह कन्वर्ट करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, कन्वर्ट करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, प्रोग्राम का होना ज़रूरी है। तो हम जिस प्रोग्राम के तहत उसको उस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको हम लैंग्वेज, उस प्रोसेस को हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। अब प्रोग्राम जैसे हमने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के अंदर हो तो को कैन नॉट रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूट करने से पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर जो है ये एक तरह का ट्रांसलेटर है, कन्वर्टर है, सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सके और हमें हमारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। तो हमारे पास एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ ऑन ट्रांसलेटर। हर तरह का कंप्यूटर, हर तरह का ट्रांसलेटर डिफरेंट टाइप्स के अंदर रखता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। इनमें कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है। हम डिस्कस करते हैं कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इनका काम क्या है और इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम डील करते हैं कंपाइलर को। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, यानी इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एज अ होल। ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम के अंदर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ये देखें कि सोर्स प्रोग्राम हमें दिया जाता है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि सोर्स प्रोग्राम है उसको कंपाइलर को दिया जाता है। कंपाइलर ने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। Compiler checks each statements and convert source program to machine program and also checks syntax errors। और उसने जहाँ पे कोड्स के अंदर एरर आ रही है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर एरर आ रही है, रूल्स के अंदर रूल्स को तोड़ा जा रहा है, तो वो प्रोग्राम की सिंटैक्स एरर्स को भी चेक करके आपको नॉमिनेट कर देगा। इसके बाद इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर जो है एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है वन स्टेटमेंट को एट अ वन टाइम। एक वक्त में उसने एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर। इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग। वो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है बिफोर ट्रांसलेटिंग। इसको ट्रांसलेट करने से पहले द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम। मीन्स कि उसने अगर एक स्टेटमेंट जो है वो रीड कर ली है, उसको कन्वर्ट कर लिया है, उसको एग्जीक्यूट करवा देना है उसने।
फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को उसने रीड करना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है। मीन्स के अगली स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले वो पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। इट देयर इज एन एरर इन स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट के अंदर एरर आता है, द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग, इंटरप्रेटर वर्क को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज, वो एक एरर मैसेज जो है वो छोड़ देता है कि ये दिखा देता है कि आपके पास ये गलती आ रही है और मैं प्रोग्राम को रोक रहा हूँ, लिहाजा इस गलती को ठीक करें, और देन प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसका फ़ायदा जो है कंपाइलर से ये है कि एरर बहुत इमीडिएटली फॉर्म करता है, ये गलतियां जो है वो बहुत ही फास्टली निकालता है, फाइंड करता है। सो द प्रोग्रामर कैन करेक्ट एरर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपर। अब एक प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम डेवलप करते हुए आसानी के साथ अपनी गलतियां जो है फाइंड करके उसको करेक्ट कर सकता है, जबकि कंपाइलर के अंदर एग्जीक्यूट करने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद फिर एरर्स दी जाती हैं, एरर्स चेक की जाती हैं। इट्स मीन कि उसमें ज़रा स्लोली काम होता है और इंटरप्रेटर में इमीडिएटली यानी फास्टली काम किया जाता है और प्रोग्रामर उसको जल्दी से ठीक भी कर सकता है। और इसका जो नुकसान है, इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। ये एफिशिएंट ना होने से साथ साथ प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ऑब्जेक्ट लैंग्वेज के अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करता। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मीन्स कि इंटरप्रेटर ने जस्ट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है और स्टेप बाय स्टेप करना होता है और स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, और एरर्स को चेक आउट करने के बाद, फाइंडिंग करने के बाद उसने मैसेज डिस्प्ले करना होता है। जबकि उसने प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर, मीन्स के लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करना होता। अब हम पढ़ते हैं असेंबलर के बारे में। असेंबलर जो होता है ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है इन मशीन लैंग्वेज के अंदर। एन असेंबलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम होता है यानी कन्वर्टर होता है दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। इसने असेंबली लैंग्वेज को जस्ट असेंबली लैंग्वेज को, ना कि हाई लेवल लैंग्वेज को, इसने कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। हम देख सकते हैं कि मशीन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो असेंबलर्स को दी जाती हैं। असेंबलर्स उसे प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है, या फिर असेंबली लैंग्वेज होती है उसको असेंबलर उठाकर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। यानी अगर प्रोग्राम आप लिखते हैं कि ये प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम जो है वो असेंबलर कहलाएगा। स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जो कि C++ में प्रोग्राम लिखने के काम आता है? एक ढांचा, एक बाकायदा रूल्स का पलंदा जो है वो क्या होता है जो हमें C++ के अंदर प्रोग्राम लिखने में मदद फराहम करता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक रूल होता है जिस रूल के तहत हम काम करते हुए अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं, और उसी प्रोग्राम को राइट करने के बाद हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन
फाइंड करते हैं, गेट करते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास बाकायदा रूल्स हैं, बाकायदा एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं। हमारे पास इसकी कुछ कंटेंट्स लिखे हैं कि द फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। एक फॉर्मेट जो होता है प्रोग्राम को लिखने के लिए वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे हम इंस्ट्रक्शंस को प्लेस चेंज कर सकते हैं, उसकी हम उसको बहुत ही फ्लेक्सिबली रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये एक ढांचा जो है, ये रूल्स जो हैं, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को पावरफुल करते हैं, इसकी पावरनेस को इंक्रीज करते हैं कि हमारी लैंग्वेज के अंदर क्या पावर है। जो अगर जैसे हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं रीड करता, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो ढांचा है, हमारे जो रूल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है, वो उससे कन्वर्ट करते हैं, उसे उसकी पावर को इंक्रीज करते हैं, तो कंप्यूटर उसको आसानी के साथ समझता है। इट कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके कुछ पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर के ढांचे के कुछ पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट्स जो हैं वो मंदरजा झैल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकंड मेन फंक्शन, थर्ड प्रोग्राम बॉडी। C++ की स्टेटमेंट्स जो हम काम लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, वो स्टेटमेंट्स, ये तीनों चीजें जो हैं बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसके बगैर प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, हमारा सॉल्यूशन प्रॉपरली वो नहीं मुहैया कर सकता। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन given to compiler before the execution of an actual program. It is called compiler directive. अब कंपाइलर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहलाती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसे कहा जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। कंपाइलर का भी पार्ट है वो, यानी जो कन्वर्टर प्रोग्राम है कंपाइलर, उसका भी वो हिस्सा होती हैं। द सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जिस तरह हम स्टेटमेंट्स लिखते हुए लास्ट के ऊपर सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है स्टार्ट्स फ्रॉम सिंबल हैश, वो हैश के साथ स्टार्ट किया जाता है। एंड रिटर्न एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को जब स्टार्ट किया जाता है तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, फाइल्स जो हैं, ये सबसे पहले लिखी जाती है। और इसी तरह हमारे पास इसमें इंक्लूड प्रोसेसर होता है। आपने प्रोग्राम देखा होगा कि स्टार्ट जब किया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स जिसे बोला जाता है। वो हेडर फाइल्स जो है स्टार्ट होती हैं हैश के साथ, हैश के फौरन बाद इंक्लूड लिखा जाता है, फिर एंगल ब्रैकेट के साथ अंदर जो है आपकी लाइब्रेरी को सिलेक्ट किया जाता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्ट किया जाता है कि आपने कौन सी लाइब्रेरी को यूज करना है। मैथ का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो math.h इस्तेमाल करेंगे। stdio.h जो है आपने इस्तेमाल जब करना है तो वो बताता है प्रोग्राम को कि आपने तमाम तरह की फाइल्स जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है, ट्रांसलेट करनी है, फिर कन्वर्ट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हम conio.h इस्तेमाल करते हैं तो उसने तमाम तरह की जो आइडेंटिफायर्स हैं
उसको कन्वर्ट करना होता है, आइडेंटिफायर को जांच पड़ताल करनी होती है। इस तरह इंक्लूड प्रोसेसर का ये देखें सिंटैक्स जो है हमारे पास है कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये हमारे पास सिंटैक्स है इंक्लूड प्रोसेसर का। इसको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। जो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मेन फंक्शन से पहले जो है वो कुछ लाइंस लिखी जाती हैं इंक्लूड के साथ, उनको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये हेडर फाइल्स जो हैं कंप्यूटर को प्रोग्राम को दी जाती हैं जब ये बताया जाता है फंक्शंस को किस तरह परफॉर्म करना है इन डिफरेंट टास्क फॉर द डिफरेंट टास्क। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पज। हर तरह का मकसद के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ तरह की हेडर फाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। हर जो हेडर फाइल है वो डिफरेंट किस्म के प्री डिफाइंड फंक्शंस रखती है। हर हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और हर मुख्तलिफ टाइप के अंदर मुख्तलिफ टाइप के प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। इसकी एक्सटेंशन जो है हेडर फाइल की डॉट एच है। जैसे पीछे हमने सिंटैक्स पढ़ा कि इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और आईओस्ट्रीम डॉट एच मीन्स डॉट एच जो है वो उसकी एक्सटेंशन है हेडर फाइल्स की। जहां पे भी डॉट एच आएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हेडर फाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, ये एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल्स की। दीज हेडर फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय C++ कंपाइलर सिस्टम। कंपाइलर सिस्टम जो है, ट्रांसलेटिंग सिस्टम जो है, उसके थ्रू हेडर फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर उसके ज़रिए ट्रांसलेट करता है, उसके ज़रिए आपकी लाइब्रेरीज को में से मीनिंग्स ढूंढता है कि आया कि वर्क क्या है, किस तरह का काम लेना चाहते हैं। द हेडर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन इंक्लूड सब डायरेक्टली। हमारे पास जो हेडर फाइल्स हैं ये नॉर्मली स्टोर्स होती हैं इन इंक्लूड सब डायरेक्टली। जो हम इंक्लूड के साथ लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं उस लाइब्रेरी के अंदर सब डायरेक्टरी के अंदर स्टोरेज ये स्टोर होंगी ये फाइल्स। द नेम ऑफ हेडर फाइल्स इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। जो हेडर फाइल्स हैं जो हमने लाइब्रेरीज सेलेक्ट करनी है, लाइब्रेरी फंक्शंस जो है सेलेक्ट करने हैं, वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर लिखे जाएंगे। ये देखें सिंटैक्स जो है इसका। The syntax of using header files is as follows. Include, सबसे पहले हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, हेडर फाइल नेम लिखना है यहाँ पे जो भी होगा, जैसे math.h है, iostream.h है, ये सारे हेडर फाइल्स हैं और इसको क्लोज एंगल ब्रैकेट से बंद करते हैं। इसको लिखने का एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है इसको लिखने का ये है, डबल कोमास के साथ इसको लिखा जा सकता है इसके नेम को, कि हमने इंक्लूड स्टार्ट कोमा हेडर फाइल नेम एंड कोमा के साथ क्लोज कर देना है डबल। अब डबल कोमा के साथ स्टार्ट किया और डबल के साथ एंड किया, इस तरह भी हम इसको डबल कोट्स के साथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये तो था सिंटैक्स ऑफ हेडर फाइल्स। अब इसको हम एक अगर हेडर फाइल्स प्लस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम लिखें तो हमारे पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर और इंक्लूड जो है वो बाहर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। और हम हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट मैथ डॉट एच, ये मैथ लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर रहा है, मैथ लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं। और इन्हीं दोनों इंस्ट्रक्शंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंक्लूड के बाद डबल कोमा यानी डबल कोट्स के साथ आईओस्ट्रीम डॉट एच और इस तरह नीचे मैथ डॉट एच डबल कोट्स के साथ। नंबर 2 पे हमारे पास है मेन फंक्शन।
मेन फंक्शन आपने देखा होगा कि आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टर के बाद आप वाइड मेन लिखते हैं, या आप मेन लिखते हैं और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लिखते हैं, तो ये हमारे पास मेन फंक्शन कहलाता है। ये देखें, द मेन और स्मॉल ब्रैकेट्स फंक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। हमारे पास जो मेन फंक्शन है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का जो कि हम C++ के अंदर लिखते हैं। व्हेन द प्रोग्राम इज रन, जब प्रोग्राम को रन किया जाता है, द कंट्रोल एंटर मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट। तो जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है फंक्शन तमाम इंस्ट्रक्शंस को, तमाम स्टेटमेंट्स को जब वो एग्जीक्यूट स्टार्ट करता है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, जो कि हमारे पास मेन या वाइड मेन और साथ में स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ यूज होता है। तो हर तरह का जो प्रोग्राम आप बनाएंगे उसके अंदर ये लाजमी हिस्सा है जो कि आपने हर हाल में लिखना होता है, यूज करना होता है। इट इज़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन, जो प्रोग्राम मेन फंक्शन नहीं रखता, इट कैन बी कंपाइल्ड, वो कंपाइल ज़रूर हो जाता है, मीन्स उसकी गलतियां चेक करने के लिए कंप्यूटर तैयार हो जाता है, बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। कंपाइल तो हो जाएगा, गलतियां तो बता देगा आपको, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपके सवालों का जवाब, वो आपके इंस्ट्रक्शंस का जवाब जो है, सोल्यूशन जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। जो बॉडी होती है मेन फंक्शन की, यानी प्रोग्राम की बॉडी जो है मेन फंक्शन के बाद, आप उसमें तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट्स, रूल्स लिख सकते हैं। ये देखें कि वाइड मेन के साथ ही हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स और ये कर्ली ब्रैकेट्स के साथ उसकी बॉडी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम फंक्शन की तमाम तरह स्टेटमेंट्स लिखते हैं और लास्ट में जाकर उसको फिर कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दिया जाता है। ये जो मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं, इसके अंदर जो लिखा जाता है, जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, उसको प्रोग्राम बॉडी कहा जाता है। हमारे पास जो भी प्रोग्राम बॉडी होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। एक तरफ सबसे पहले मेन फंक्शन के बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट यूज़ की जाती है, उसके बाद जब प्रोग्राम हम बॉडी जो है, स्टेटमेंट्स जो है वो मुकम्मल लिख देते हैं, वहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस जो इस्तेमाल की जाती हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड डिलिमिटर्स। इसको डिलिमिटर्स भी बोलते हैं। एवरी स्टेटमेंट इन प्रोग्राम बॉडी इज क्लोज्ड बाय सेमी कॉलन। हमारे पास प्रोग्राम बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी, हम उसको सेमी कॉलन के साथ क्लोज करेंगे। दीज स्टेटमेंट्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड प्रोग्राम बॉडी। जो हम मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो हम अपने रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो हमें प्रोग्राम बॉडी कहलाएगा। जैसा कि ये देखें एग्जांपल दी हुई है कि प्रोग्राम बॉडी के अंदर स्टार्ट होते ही, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होते ही जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी वो तो एक तो कॉलन, ये सेमी कॉलन के साथ बंद होंगी, दूसरे नंबर पे वो कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज की जाएंगी। तो इस तरह ये जो है प्रोग्राम बॉडी लिखी जाती है, जो कि इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ होती है, जिसके अंदर हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास प्रोग्राम बॉडी जो है वो मौजूद है, और देन वो एग्जीक्यूट करेगा, देन वो प्रोग्राम को लिखेगा कि और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हमें आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे पास आइडेंटिफायर जो है वो क्या होता है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफायर एक नाम होता है, आर नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, और कांस्टेंट टाइप्स को जो रिप्रेजेंट करें, उनके नेम्स को जो आइडेंटिफाई करें,
और फंक्शंस को जो आइडेंटिफाई करे, लेबल्स को आइडेंटिफाई करे इन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर दो तरह के होते हैं, प्रीडिफाइन होते हैं और यूज़र डिफाइन होते हैं। प्रीडिफाइन को हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। का टाइप ऑफ द आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन C++ इज नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। मीन्स के हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पहले से डिफाइन प्रोग्राम होते हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के नेम से जाने जाते हैं। हमारे पास इनमें हमारे पास सी आउट जो कि हम कोई भी चीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सी इन हम उसे कोई भी चीज़ जो है प्रोवाइड करने के लिए जो कि यूज़र से ली जाए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इस टाइप के आइडेंटिफायर हैं वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाएंगे। और दूसरा जो है यूज़र आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू असेस मेमोरी लोकेशन is known as user defined identifier। हमारे पास जो आइडेंटिफायर प्रोग्रामर देता है, प्रोग्रामर यूज़ करता है, प्रोग्राम जो लिखने वाला है वो इंट्रोड्यूस करवाता है मेमोरी को असेस करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। जैसे कि मार्क्स हैं, अगर मार्क्स पूछे जाते हैं वो सबसे पहले लिखेगा इंट मार्क्स या एवरेज या फ्लोट मार्क्स। और हमारे पास एज है, इसी तरह वो एज के जो वेरिएबल है इसको सबसे पहले डिक्लेयर करेगा। जो डिक्लेयर करने के बाद फिर हमें एज इज इक्वल टू वो क्या करेगा, हमसे मांगेगा जब एग्जीक्यूट होगा। तो देन ये चीज़ें जो है ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाती हैं, जो कि एक यूज़र जो है वो आइडेंटिफाई करवाता है। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर्स कि कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं और ऑपरेटर्स की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ऑपरेटर। ऑपरेटर एक फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्राम लैंग्वेज होती है। ये ऑपरेटर के बगैर जिस तरह लीनियर अलजेब्रिक फंक्शंस जो हैं उसको सॉल्व करें तो हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं, हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन जो साइंस हैं इनका बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटर्स का बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ऑपरेटर गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो हम आंसर चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, कोई और गलत आंसर हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि हमने ऑपरेटर जो है वो गलत इस्तेमाल किया होगा। दस द फंक्शनलिटी ऑफ द C++ प्रोग्राम लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट विदाउट द यूज ऑफ ऑपरेटर्स। वो कह रहा है कि ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किए बगैर जो फंक्शनैलिटी ऑफ द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्लीट नहीं होती। और जब वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं होगी, इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी, तो फिर वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट तो हो जाएगा लेकिन आंसर जो है वो गलत देगा या फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। We can define operators as symbols that help us to perform specific mathematical and logical computational on operands। अब जो डिफाइन ऑपरेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, वो हमें क्या हमारे स्पेसिफिक टास्क जो कि फिजिक्स के अंदर भी हो सकता है, मैथमेटिक्स के अंदर भी हो सकता है, लॉजिकल कंप्यूटेशन के अंदर भी हो सकता है, किसी तरह का भी जो टास्क है वो ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किए बगैर हम मुकम्मल नहीं कर सकते, बल्कि ऑपरेटर्स हमें मदद देते हैं कि हम अपना प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करें और उसके अंदर हम अपने जो हमें रिक्वायर्ड आंसर्स हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं वो मुहैया हों। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन ऑपरेटर operates the operands
मीन्स कि हमारे पास जो भी प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है वो ऑपरेटर ही मेन चीज़ है जो उस फार्मूले को ऑपरेट करवाता है, उस फार्मूले को एग्जीक्यूट करवाता है, उस फार्मूले के मुताबिक हमें आंसर मुहैया करता है। जिस तरह ये देखें कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टेटमेंट ली गई है कि C इज इक्वल टू A प्लस बी। यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है वो शो करता है कि A और B का जो प्लस है, जो A और B का सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस करके एडिशन करने के बाद वो C के इक्वल है। यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? एडिशनल ऑपरेटर, जो कि दो चीज़ों को जमा करने में हेल्प आउट करता है। Here plus is the operator known as additional operator and A and B are operands। ये दो चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ हमारे पास इनपुट्स हैं, या हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं, और इनको जमा करेगा ऑपरेटर। द एडिशनल ऑपरेटर टेल्स द कंपाइलर टू ऐड बोथ ऑफ द ऑपरेंड्स A एंड B। वो बताता है कि A और B ऑपरेंड्स जो हैं इनको जमा करना है प्लस के ऑपरेटर ने। तो इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कहलाती हैं, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह इसके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो हमारे काम की 3-4 हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ये अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स को सॉल्व आउट करने के लिए काम देता है। प्लस का निशान जो है हमारे पास ऑपरेटर जो है एडिशनल ऑपरेटर कहलाता है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमारे पास माइनस का निशान है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है ये हमारे पास फूल सा जो शो हो रहा है, यहाँ पर स्टार शो हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। और बाज़ लोग जो है वो क्रॉस का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है वो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास ये यूज़ होगा जो कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर 8 के ऊपर लिखा होता है, और हम शिफ्ट को प्रेस करते हुए साथ में 8 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिवीज़न ऑपरेटर है और हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर है। ये जो फीसद का निशान होता है ये रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। इसके बाद रिलेट करने के लिए किसी प्रोग्राम को, किसी स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ रिलेट करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, यानी एंगल ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं, इक्वल का निशान इस्तेमाल होता है और हैश इस्तेमाल होती है। ये कौन से हैं? ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे हमने यूज़ किया था फिजिक्स के अंदर कि एंड गेट एंड नॉर गेट एंड नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ठीक है। ये मीन्स ये सारी एक्सक्लूसिव एंड गेट और नॉर, नैंड, ये तमाम ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पर हमने 3 ऑपरेटर यूज़ करने हैं, एंड, और, नॉट। एंड को यूज़ करने के लिए हमने डबल एंड इस्तेमाल, नीचे जो हमने ये देखें कि इस्तेमाल किया है, ठीक है, एंड का ये सिंबल है, तो हम इसको डबल यूज़ करेंगे। और इस तरह और के प्रोग्राम को हम डबल 1 के साथ इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह नॉट के प्रोग्राम को हम, नॉट की इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेटर है उसको हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास 1 के ऊपर पाया जाता है। शिफ्ट +1 हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इंक्रीज़ करता है किसी भी फार्मूला के अंदर। ये देखें, अगर हमारे पास a की वैल्यू अगर हम किसी प्रोग्राम को 2 देते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो उसको जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे उस हिसाब से इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर हम 1 की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो क्या करेगा, a को 1 के साथ जमा कर देगा। मीन्स 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में 4 हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में 5, फिर अगले स्टेप में 6, इस तरह वो इंक्रीज़ करता जाएगा। इसी तरह हम ए लिखने से पहले
यूज़र डिफाइन ए से पहले हम अगर प्लस प्लस लिखते हैं तो वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा, अगर हम बाद में लिखते हैं तो वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा। तो इंक्रीमेंट हमारे पास किसी भी फार्मूला के अंदर इंक्रीज करने के लिए किसी पावर को यूज़ की जाती है। और इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हमारे पास यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को डिक्रीज करने के लिए। अगर हमारे पास ए की वैल्यू उसी तरह हमने 10 ली है तो अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये हर स्टेप के अंदर जितनी आप कम करना चाहे उस हिसाब से कम करता जाए। अगर आप 1 के हिसाब से कम करना चाहते हैं तो वो हर स्टेप में ए की वैल्यू को 1 नंबर डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसी तरह पहले इसको यूज़ करते हैं माइनस के निशान को तो हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कहलाएगा। अगर हम बाद में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट कहलाएगा। ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। इंस्टेबिलिटी, हमारे पास इंस्टेबिलिटी जो है, इस्तेहकाम जो है, किसे कहा जाता है? ये न्यूमेरिकल इस्तेहकाम यहाँ पे हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी। इफ द ग्रोथ ऑफ द एरर्स is under control or bounded, then the method gives stable result, otherwise numerical instability occurs। अगर एरर्स की ग्रोथ जो है कंट्रोल में हो, एरर्स ज़्यादा ना आ रही हो, अगर एरर्स को आप रिमूव करते जाएं, एरर्स को आप आसानी के साथ चेंज करते जाएं तो आपके पास एक स्टेबल रिजल्ट आता है, एक बेहतरीन रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकल एरर्स जो है इंक्रीज हो, वो अंडर कंट्रोल ना हो, तो आपके पास इंस्टेबिलिटी ऑकर होती है, यानी आपके पास रिजल्ट का गलत होना, ये एक प्रोग्राम का रन ना होना, एग्जीक्यूट ना होना, ये आपके सामने आता है। तो आप इसको न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी बोलेंगे। तो न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी मींस ओवरफ्लो ऑफ न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटीज नॉट ड्यू टू वैल्यू यूजिंग बट प्रॉब्लम इटसेल्फ नॉट प्रॉपर। वी आर यूजिंग अ रॉन्ग न्यूमेरिकल मेथड। जब हम रॉन्ग न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई यूजिंग मैनी मेथड्स। हालांकि हम वही न्यूमेरिकल मेथड, वही प्रॉब्लम जो है वो कई सारे मेथड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जब यूज़ न्यूमेरिकल मेथड गलत करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी उसी हिसाब से गलत आता है। इसकी 2 टाइप्स हैं। न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटीज जो हैं 2 तरह की होती हैं, 2 तरह के रीजन के साथ वो ऑकर होती हैं। इनहेरेंट स्टेबिलिटी है, इंड्यूस्ड स्टेबिलिटी है। यानी मोरोसी इस्तेहकाम जो कि विरासती तौर पे पाया जाता है, जो कि हम एरर्स बार बार करते आते हैं, और वो एरर्स जो हौसला अफजा इस्तेहकाम होता है, मीन्स के वक्ती तौर पे इंस्टेबिलिटी होती है, वक्ती तौर पे स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड स्टेबिलिटी। डिबगिंग एंड एरर्स, एरर्स किसे कहा जाता है और डिबगिंग किसे कहा जाता है? सबसे पहले हमारे पास अगर एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, उसमें से एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। अगर उसके अंदर एरर्स मौजूद हैं उसको लाइन आउट किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है कि ये यहाँ एरर्स पाई जा रही हैं, उसको हम बग कहेंगे, BUG, बग, यानी एरर्स। बग का दूसरा नेम एरर्स है। और जब एरर्स को फाइंड करने के बाद हम उसको रिमूव करना चाहेंगे, उसको हम दूर करना चाहेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके, एग्जीक्यूट हो सके, तो हम उसको डीबगिंग बोलेंगे। मीन्स के एरर्स को फाइंड करना और फिर बाद में उसको रिमूव करना, ये डिबगिंग कहलाता है। यहाँ पे देखें हमारे पास एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। ये हमारे पास जो भी एरर आएगी वो बग कहलाएगी।
द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज नोन एज डीबगिंग। यानी एरर को फाइंड करना, फिर उसको दूर करना, रिमूव करना, ये डिबगिंग कहलाता है इन टर्बो C++ प्रोग्रामिंग। अब हम पढ़ते हैं कि एरर किसे कहते हैं, एरर होती क्या है। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स इन इज कॉल्ड एरर्स। जो हमें आउटपुट जो है गलत आए, हमारी उम्मीद से बाहर आए, रॉन्ग इनपुट आउटपुट मिले हमें, वो क्या कहलाती हैं, एरर्स कहलाती हैं। एक तरह से एरर्स जो है इलीगल ऑपरेशन भी हो सकता है जो कि यूजर परफॉर्म करता है, विच रिजल्ट्स इन अबनॉर्मल वर्किंग ऑफ प्रोग्राम। अगर इंस्ट्रक्शंस गलत लिखी जाती हैं, अगर एक प्रोग्रामर जो है वो इंस्ट्रक्शंस गलत लिखता है, फार्मूला गलत लिखता है, तो उसके नतीजे में प्रोग्राम जो है वो अबनॉर्मल वर्क करता है, वो पागलों की तरह वर्क करता है, मीन्स कि गलत आंसर देता है, गलत सोल्यूशन देता है। जब आपके पास एक प्रोग्राम जो है गलत सोल्यूशन देता है तो आप उसे एरर्स बोलेंगे। प्रोग्रामिंग एरर्स ऑफन रिमेन्स अनडिटेक्टेड। वो अनडिटेक्टेड रहती हैं तब तक जब तक हम प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करते या हम एग्जीक्यूट नहीं करते, until the program is compiled or executed। मीन्स के एरर्स हमें एग्जीक्यूट करने के बाद शो होंगी, कंपाइल करने के बाद शो होंगी, जिसको हम बाद में रिमूव करेंगे प्रोग्राम को एडिट करके। हमारे पास एरर्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स एरर। हमारे पास सिंटैक्स एरर जो कि रूल्स, हमें सिंटैक्स का मतलब रूल्स होता है कि रूल्स के अंदर एरर, इन रूल्स को फॉलो ना किया जाए। उसके बाद रन टाइम एरर, जब हम उसको एग्जीक्यूट करवाएं उस वक्त हमारे पास जो एरर्स आए। लॉजिकल एरर्स, हमारे पास जब हम उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं आंसर गलत आता है, हमें फार्मूला गलत लिखा जाए तो आंसर गलत आएगा, उसको लॉजिकल एरर्स बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दो मैंने और लिखी हैं, लिंकर एरर और सेमेंटिक एरर। तो ये दोनों को हम इस वक्त स्किप करेंगे। हमारे कोर्स के अंदर लॉजिकल, रन टाइम एंड सिंटैक्स एरर जो है वो शामिल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले सिंटैक्स एरर, एरर दैट ऑकर व्हेन यू वायलेट द रूल्स ऑफ राइटिंग C++ सिंटैक्स आर नोन एज सिंटैक्स एरर। जब कहते हैं कि आप सिंटैक्स लिखते हैं, आप रूल्स लिखते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, आप अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, उस वक्त आप वायलेट कर देते हैं एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर के रूल्स को, तो वो फिर सिंटैक्स एरर कहलाता है। दिस कंपाइलर एरर इंडिकेट्स समथिंग दैट मस्ट बी फिक्स्ड बिफोर द कोड कैन बी कंपाइल्ड। ऑल दीज एरर्स आर डिटेक्टेड बाय कंपाइलर एंड दस आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर। जो कंपाइल करने के बाद हमें एरर्स मिलती हैं, सिंटैक्स एरर्स मिलती हैं, उसे हम कंपाइल टाइम भी एरर भी कहेंगे। ये तीन चीज़ों के तहत जब फ्रीक्वेंटली मिस करते हैं हम ब्रैकेट्स को, उस वक्त ये हमारे पास एरर जो है वो सामने आती है। या हम प्रिंटिंग द वैल्यू वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, जब हम किसी चीज़ को प्रिंट आउट करना चाहते हैं लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया होता, मीन्स के हमारे पास यूज़र डिफाइन जो आइडेंटिफायर हैं उसको हम शो आउट करना चाहते हैं लेकिन हमने उसको डिफाइन नहीं किया होता, डिक्लेयर नहीं किया होता, तो हमें प्रॉब्लम आता है सिंटैक्स एरर के अंदर, यानी रूल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे होते। मिसिंग सेमी कॉलन्स लाइक दिस, कि हमारे पास सेमी कॉलन जो होता है हर स्टेटमेंट के बाद में एंटर किया जाता है, अगर वो मिस हो जाए तो हमारे पास तब भी सिंटैक्स एरर आता है। जिस तरह ये प्रोग्राम में लिखा है जिसके अंदर हमने सेमी कॉलन जो है वो मिस किया है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये रन आउट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल के बाद यहाँ पर एरर आ जाएगा कि हमारे पास सेमी कॉलन मिस है। देखें कि हमारे पास ये प्रोग्राम का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये मेन फंक्शन है और ये हमारे पास प्रोग्राम बॉडी है।
प्रोग्राम बॉडी जो है वो ये कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज की जाती है। यहाँ पे देखें हमारे पास हम उसे शो आउट करवा रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं फार्मूले को, लेकिन हमने यहाँ पर सेमीकोलन को इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये देखें कि हमने यूज़र डिफाइन को आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करवाया है, x इज इक्वल टू 10 है और इंट y इज इक्वल टू 15 है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम सेमीकोलन जो है वो यूज़ नहीं किया, क्लोज नहीं किया इस स्टेटमेंट को, तो ये एरर हमारे पास सिंटैक्स एरर कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर उस वक्त आकर होता है, उस वक्त सामने आता है जब एक प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन टाइम करते हैं, उसको रन किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन आर कॉल्ड रन टाइम एरर। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आपके पास उस वक्त जो एरर्स आती हैं वो कौन सी एरर्स कहलाती हैं? रन टाइम एरर कहलाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रन टाइम एरर इज डिवीजन बाय जीरो, आल्सो नोन एज डिवीजन एरर। जब हम जीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एरर आए उसे डिवीजन एरर बोलते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ एरर्स आर हार्ड टू, इस तरह की जो एरर्स होती हैं ये फाइंड करने के लिए हार्ड टू फाइंड एज अ कंपाइलर, कंपाइलर की निस्बत ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होती हैं। डज नॉट पॉइंट टू द लाइन एट विच द एरर अकर। अब ये आकर्स को अंडरलाइन नहीं करता, इसे खुद से एक प्रोग्रामर जो है वो ढूंढता है, फाइंड करता है। जस्ट उसने कोड देना होता है कि ये कोड की एरर आ रही है, तो आपने वो खुद से उसको रिमूव करना होता है। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग रन टाइम रन द एग्जाम्पल गिवन। हमारे पास जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अगर उसको देखा जाए तो हमारे पास ये सबसे पहले उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हेडर फाइल्स और ये मेन फंक्शन, और उसके साथ कर्ली ब्रैकेट में हमारा प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले हमने इंट करवाया, हमने यूज़र डिफाइन को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि n इज इक्वल टू 9 है और div जो है वो 0 के इक्वल है, यानी डिवीजन जो है वो 0 है हमारी इस वक्त तक। तो हम इसके अंदर डिवाइड बाय 0 जब करेंगे मीन्स के हमारे पास द प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट्स हो जाएगा। जब देखें डिवाइड भी हम कर रहे हैं 0, यहाँ पे वो खुद से यहाँ से उठा कर 0 ले लेगा, और हम 9 ले रहे हैं, 9 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आंसर जो है वो तो आ ही नहीं रहा। तो इसी तरह हम जब डिवाइड बाय 0 करेंगे किसी स्टेटमेंट को और उसको हम फिर डिफाइन करवा रहे हैं div के साथ, तो वो रन टाइम एरर दे देगा। या फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे 0 की जगह पे, क्योंकि 0 हमने किसके लिया है, div के, तो वो n/div लिख देगा और यहाँ पे 0 लिख देगा। तो हमारे पास उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने करना क्या है। तो ये एरर जो है वो कौन सी एरर कहलाएगी, डिवीजन एरर या फिर रन टाइम एरर। उसके बाद हमारे पास लॉजिक एरर है। तो लॉजिक एरर किसे कहा जाता है? ऑन कंप्लीशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं या कंपाइल करते हैं, डिजायर आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन्ड, तो हमें जो आउटपुट चाहिए होती है वो नहीं मिलती। व्हेन सर्टेन इनपुट वैल्यूज आर गिवन, हमने जो वैल्यूज तो दी होती हैं, हमने प्रोग्राम पूरा लिखा है, लेकिन हमें आंसर चाहिए है वो नहीं मिल पाता, तो हम इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। These types of errors which provide incorrect output but appears to be error free are called logical error। अब सबसे बड़ी बात कि जब ये एरर्स जो है वो निकलती हैं, जब हम एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो रन हो जाता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है और वहाँ पे आता है कि ये कोई एरर का मुतहामल नहीं है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री है, लेकिन आंसर गलत आ रहा होता है, तो हम इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर डन बाय द बिगिनर ऑफ प्रोग्रामर। ये एरर्स जो हैं
ये नए जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्राम स्टार्टिंग करते हैं लिखना, उनके लिए ये बहुत मसला दरपेश होता है। वो अक्सर गलतियां कर लेते हैं जो कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमने गलती कौन सी की है, क्योंकि कंप्यूटर जो है कंपाइल में एरर्स नहीं देता, वो उसको एग्जीक्यूट करवा देता है, और ये प्रोग्रामर ही इसको ढूंढ सकता है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं ये इजी टू डिटेक्ट होती हैं इफ वी फॉलो द लाइन ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड डिटरमाइन व्हाई द प्रोग्राम टेक्स दैट पाथ ऑफ द एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्रामर इसको बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ सकता है अगर उसे पता हो कि मैंने लाइन बाय लाइन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है और कहाँ पे एरर आ रहा है, किस तरह का एरर आ रहा है, वो उसे फ़ौरन तौर पर डिटेक्ट कर लेगा। और ये एरर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर ही फाइंड कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने लिखा है, प्रोग्राम के अंदर नॉट आउटपुट आ रहा है, कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। किस तरह कि i इज इक्वल टू हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि 0 के इक्वल है, और हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं फॉर लूप का कि i इज इक्वल टू 0 है और i जो है वो स्मॉलर देन 3 है, और i इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है हर बार। ठीक है, तो हमने 1 1 के साथ प्लस करना है, तो हमने इसके लास्ट पे देखे सेमी कॉलन लगा दिया। हमें पता है ये रन हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे देखेंगे, एक प्रोग्रामर देखेगा कि यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया गया, तो ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है, तो यहाँ पर सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर ये प्रोग्राम सही तरीके से रन होगा, अदरवाइज नहीं। हमारे पास प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ डेटा टाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जैसे हमने ये पीछे सैंपल्स के अंदर देखा कि इंट आई, हमने इंट मीन इंटीजर को डिफाइन किया कि आई इज इक्वल टू 0 है। तो इसी तरह अगर हम i की वैल्यू को ज़्यादा लेंथी इस्तेमाल करना चाहें तो एरे उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल किया है। तो जब हम डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन कौन सी टाइप्स का इस्तेमाल हो सकता है प्रोग्राम राइट करने के लिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले डाटा को किसको कहते हैं? ये सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम एक प्रोग्राम को मुहैया करते हैं। इसकी 5 इकसाम यहाँ पे मैंने दर्ज की हैं, लेकिन हम इसके सब डिवीज़न करते हुए इसकी काफ़ी इकसाम बनती हैं। सबसे पहले इंट डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप इसे बोलते हैं, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शो करता है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो 2 बाइट उसकी स्पेस लेगा आपके पास कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, और 4 बाइट भी लेगा अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लेंथी है। शॉर्ट डाटा टाइप बोलते हैं। अगर शॉर्ट डाटा टाइप हो, इंटीजर की वैल्यूज़ को शॉर्टली लिखें तो हमारे पास 2 बाइट की प्लेस जो है वो उसको जो 2 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन जो है वो अपने इस्तेमाल में लेके आता है। फ्लोट डाटा टाइप, अगर आप इशारिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं इसी चीज़ को, तो हम टू स्टोर रियल वैल्यूज़, हमने इसके अंदर रियल वैल्यूज़ लेनी है, फ्लोट वैल्यूज़, तो हम इसके लिए 4 बाइट प्लेस जो है वो यूज़ होती है एक प्रोग्राम के अंदर। डबल डाटा टाइप, अब डबल डाटा टाइप जो है वो स्टोर करता है लार्ज रियल वैल्यूज़ को। जो लार्ज रियल वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए 8 बाइट जो है
वो प्लेस, वो लोकेशन जो है वो यूज़ होती है एक प्रोग्राम के अंदर। और करेक्टर डाटा टाइप, जैसे हम नेम्स इस्तेमाल करते हैं प्लेसेस के, हम पर्सन के नेम इस्तेमाल करते हैं, या हम थिंग्स के इस्तेमाल करते हैं नेम, तो उसके लिए जो टाइप इस्तेमाल होगी, जो आइडेंटिफायर यूज़ होगा, वो डाटा करेक्टर डाटा टाइप इस्तेमाल होगा। इसको हम CH से बोलते हैं, CHAR से भी बोलते हैं। ये 1 बाइट की जगह जो है वो यूज़ करता है एक प्रोग्राम के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स का, वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने तमाम तर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी हमारे प्रोग्राम राइट करने के हवाले से, वो डिस्कस कर ली हैं। तो इसके अगर नोट्स आपको चाहिए हों तो ये लिंक आपके सामने है, इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यही लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने कॉपी कर दिया है, वहाँ भी आप क्लिक करके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लेक्चर वाइज नोट्स पड़े हैं और इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। और सबसे ज़्यादा अहम बात, मुझे जिस बात की खुशी है कि मैं पेपर के हवाला से जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन अगर आता है इसमें से, तो आपने किस तरह पेपर के अंदर लिखना है। तो उसी तरह मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो।